नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजस्थान अखाड़ा। मेरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा और हम पढ़ रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री का जो नेक्स्ट लेक्चर है, इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। सीधा सीधा हमारे सिलेबस में ये लिखा हुआ है कि हमें क्या पढ़ना है। और कोचिंग्स वगैरह, बुक्स वगैरह में आप रेफर करेंगे, बच्चे क्या होता है थोड़ा सा भटक जाते हैं टारगेट से। वो क्या करते हैं, वो वर्ल्ड वॉर वन पढ़ना शुरू कर देते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री में हम वर्ल्ड वॉर वन पूरा पढ़ते हैं। आरपीएससी ने सीधा सीधा लिखा हुआ है कि आपको वर्ल्ड वॉर वन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको पढ़ना है इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन एंड इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन टू। ठीक है, दोनों वर्ल्ड वॉर के सिर्फ इम्पैक्ट आपको पता होने चाहिए, और सिलेबस भी चीख चीख कर यही बात कह रहा है। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसमें भी आप देखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक से आया, वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू, तो उसमें इम्पैक्ट की ही बात की गई है, चाहे वो मिलिट्री इम्पैक्ट हो, चाहे वो पॉलिटिकल इम्पैक्ट हो, चाहे वो सोशल इम्पैक्ट हो। पॉइंट। तो हम इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद क्या जो वर्ल्ड डायमेंशंस हैं उसमें क्या चेंजेस आए, ज्योग्राफी में क्या चेंजेस आए, कौन कौन सी ट्रीटीज हुई। हम सिर्फ इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन की बात करेंगे, जो कि आरपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास इनफ टाइम है तो आप वर्ल्ड वॉर वन के बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली आरएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो वर्ल्ड वॉर वन आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। वर्ल्ड वॉर वन का क्या इम्पैक्ट रहा अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी पे, अलग अलग डायमेंशंस पे, वो सारी बात हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके जस्ट बाद में लेक्चर लूंगा इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड। तो ये दोनों ही लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का या 10 नंबर का इस पर्टिकुलर टॉपिक से वर्ल्ड हिस्ट्री पेपर नंबर वन में पूछा ही पूछा जाता है। और ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आरएस मेंस पेपर वन में आता है तो आप उसको इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसी डायमेंशंस, कोई भी ऐसा सब टॉपिक नहीं होगा जो इस लेक्चर के बाहर जा रहा हो। सब कुछ मैंने इंक्लूड किया है, एक हॉलिस्टिक लेक्चर बनाने की कोशिश की है। छोटा ही लेक्चर होगा क्योंकि ज़्यादा फालतू की बातें मैं करूंगा नहीं, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट अपन इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर। वर्ल्ड वॉर वन एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट था और इसे ग्लोबल वॉर भी कहा जाता था उस टाइम। वर्ल्ड वॉर वन की संज्ञा उसको उस टाइम नहीं दी गई थी क्योंकि ये पता नहीं था कि वर्ल्ड वॉर टू कब होगी। डन। तो 1914 स्पेशली बात करूं तो 28 जून 1914 को ये वॉर स्टार्ट होती है, ग्लोबल वॉर स्टार्ट होती है। और जब ये वॉर चल रही थी तो ऐसा अंदेशा माना जा रहा था कि इस जैसा युद्ध जो है वो अब कभी नहीं होगा, काफी साल लगेंगे, काफी इस सदी में तो नहीं होगा। ठीक है, वॉर ऑफ द सेंचुरी कहा जाता था इसको। लेकिन कुछ ही सालों बाद, जैसा कि आपको पता है, वर्ल्ड वॉर टू हुआ, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। 28 जून को फ्रेंच फर्डिनेंड का हत्या कर दी गई, असैसिनेशन कर दिया गया। और धीरे धीरे जो ट्रीटीज थी, जो अलायंस थे, हिडन अलायंस थे, उनकी वजह से ये पूरे वर्ल्ड में सारे देश जो है, एक्सिस पावर्स, अलाइड पावर्स वो थे, वो सब इसमें इन्वॉल्व हुए और वर्ल्ड वॉर वन की स्टार्ट हुआ। अब जो स्टार्ट हुई वर्ल्ड वॉर वन, वो अब हमें पढ़ना नहीं है, वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, नॉलेज के लिए आप गूगल कर सकते हैं और चीज़ें पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 1914 से लेकर 1918 तक जो युद्ध चला, जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट चली, जिसे बाद में वर्ल्ड वॉर वन की संज्ञा दी गई जब वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हुआ, तो उसके बहुत ही ज़्यादा दूरगामी और बहुत ही गहरे परिणाम, इम्पैक्ट जो है वो सामने आए वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। समाज पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उसका पड़ा, पॉलिटिक्स, राजनीति पर उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत सारे देशों की हैम्पर हुई और बहुत सारी और चीज़ें हुई। सो सोशल स्ट्रक्चर्स जो है वो हैम्पर हुए, किस तरह से हुए, कितने ज़्यादा लोग मरे। ठीक है, मिलियंस ऑफ लोगों की डेथ हुई वर्ल्ड वॉर वन में, जिसकी वजह से क्या हुआ, वर्क फोर्स जो है वो कम हो गया, बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए, बहुत सारी विमेन जो हैं वो विधवा हो गई। तो वो जो सोशल स्ट्रक्चर था वो पूरा चेंज हो गया और फीमेल्स को भी वर्क फोर्स का हिस्सा बनना पड़ा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन में आती है और ये सब हम एक पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे अलग अलग सेक्शन में। मैं पॉलिटिक्स को अलग तरीके से टारगेट करूंगा, इकोनॉमिक्स का इम्पैक्ट अलग टारगेट करेंगे, और सोशल इम्पैक्ट जो वर्ल्ड वॉर वन का रहा वो अलग टारगेट करेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी चीज, जो सबसे मेजर इम्पैक्ट जो रहा वो था, बड़े बड़े जितने भी एम्पायर्स थे वो कोलैप्स कर गए। ठीक है, चाहे वो ऑटोमन एम्पायर हो, ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर हो, जर्मन एम्पायर हो, वो सारे एम्पायर जो हैं इस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद कोलैप्स कर गए और नए नेशन स्टेट्स जो हैं उनकी संरचना हुई।
ये धीरे धीरे हम इसके डिटेल्स में भी जाएंगे, अभी एक मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ आपको कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद हुआ क्या। 1918 में जैसे ये चीज़ खत्म हुई तो उसके बाद किस तरह से राजनीतिक स्तर पर या सोशल स्तर पर या इकोनॉमिक स्तर पर अर्थव्यवस्था जो है वो डगमगाई, और मेजर जो चेंजेस आए वो ये था कि एम्पायर्स जो थे बड़े बड़े वो कोलैप्स कर गए और नए नेशन स्टेट्स जो हैं वो राइज हुए। डन। इसके साथ ही न्यू आइडियोलॉजीज भी जन्म ली। ठीक है, नई नई सोच, नई आइडियोलॉजीज जो हैं वो सामने आई, वो सारी चीजें आगे आएगी। इसके अलावा सिग्निफिकेंट शिफ्ट देखने को मिला ग्लोबल पावर डायनेमिक्स में। आप देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर वन से पहले यूरोप जो था वो जो था डोमिनेट कर रहा था पूरे वर्ल्ड को ग्लोबल पावर के रूप में, लेकिन बाद में ये क्या हुआ, ये फेड कर गया, ये इसकी पावर फेड कर गई। एन नंबर ऑफ रीजंस थे, उनकी भी बात करेंगे। और जो सामने जो पावर सामने निकल के आई 1918 के बाद वो थी यूएसए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, ये जो सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन ग्लोबल पावर डायनेमिक्स, ये यही बात हुई कि यूरोपियन जो पावर थी, फ्रेंच और यूरोप की जो पावर थी, यूके की जो पावर थी, ब्रिटेन की जो पावर थी, वो धीरे धीरे फेड हुई और यूएसए जो है एक नई ग्लोबल पावर के रूप में निकल कर सामने आया। क्यों? क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर वन का स्टेज था या ग्राउंड जीरो जिसको कहें, जहां पर वर्ल्ड वॉर लड़ी गई, वो क्या था? वो यूरोप था। ठीक है, बहुत सारे ह्यूमन लॉस वहाँ पर हुआ, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस वहाँ पर हुआ। ठीक है, और यूएसए ने धीरे धीरे वो चीज़ वहाँ पर जो जितने भी वेपन्स वगैरह थे, एम्यूनिशन वगैरह थे, वो प्रोवाइड करवा कर भी प्रॉफिट लिया। साथ में यहाँ जो डिस्ट्रक्शन हुआ, बहुत वास्ट डिस्ट्रक्शन हुआ, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स यहाँ सामने। ठीक है, तो यूरोपियन जो पावर थी वो यहाँ पर, ये जो सेंटेंस सामने आपके आ रहा है, लीडिंग टू सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन ग्लोबल पावर डायनेमिक्स। ठीक है, ये एक मेजर पॉइंट है। ये सीधा सीधा मैंने यहाँ पर समझाया कि जो ग्लोबल पावर शिफ्ट हुई, वो शिफ्ट कहाँ से हुई? यूरोप से यूएसए की तरफ हुई, और इसकी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और इसके साथ ही एक चीज और हुई, सेटिंग द स्टेज फॉर फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट। फ्यूचर में जो इतने भी कॉन्फ्लिक्ट्स आपको देखने को मिलेगी, वो किसके कहाँ से जन्म लिया? उन्होंने उन्होंने वर्ल्ड वॉर वन से ही जन्म लिया। जैसे मैं आपको बताऊं, वर्ल्ड वॉर सेकंड की भी बात की जाए तो वो वर्ल्ड वॉर वन के जो जर्मन ह्यूमिलिएशन था, वो एक बहुत बड़ा कारण था वर्ल्ड वॉर टू का। ठीक है, और इसके अलावा और भी कई कॉन्फ्लिक्ट्स आपके सामने आएंगी जो वर्ल्ड वॉर वन के कारण हुई। ठीक है, इसके अलावा वॉर ऑल्सो हैड डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइव्स। आपको पता है मिलियंस ऑफ कैजुअलिटीज हुई वहां पे, वाइड स्प्रेड सेंस ऑफ डिसइल्यूजनमेंट और ट्रॉमा हुआ, क्योंकि वहां पर ह्यूमन लाइव्स जो हैं वो बहुत बुरी तरह कैजुअलिटी हुई मिलियंस में। ठीक है, तो ये जो सामने आपको स्लाइड के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो ये कि वर्ल्ड वॉर वन जो है वो 1914 से 1918 तक चली। 28 जून 1914 को फ्रेंच फर्डिनेंड की हत्या की गई, और उसके बाद जो हिडन ट्रीटीज थी, अलायंस थे, उन्होंने वो सामने आए और एक के साथ एक मिलते मिलते सब युद्धरत हो गए। ठीक है, कि वो सारी चीजें सामने धीरे धीरे आएंगी, वो आगे लेक्चर में अपन। और इस वॉर के 1918 के बाद एक नया ही वर्ल्ड ऑर्डर सामने आया, जिसमें सोसाइटी पूरी तरीके से चेंज हुई। एक बहुत ही वास्ट इंपैक्ट आया सोसाइटी पे, पॉलिटिक्स पे, इकोनॉमिक्स पे, सोशल स्ट्रक्चर पे। ठीक है, इसके अलावा कोलैप्स ऑफ एम्पायर्स हुए। कौन कौन से एम्पायर कोलैप्स कर गए? ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रियन हंगरी हंगरी एम्पायर, जर्मन एम्पायर, राइज ऑफ न्यू नेशन स्टेट्स यहाँ पर सामने आए। ठीक है, बुल्गारिया वगैरह, ये सारी चीज़ें, ऑस्ट्रिया, ये सारी चीज़ें भी आएंगी सामने आपके। ठीक है, इसके अलावा न्यू आइडियोलॉजीज और फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स, ग्लोबल पावर शिफ्ट डायनामिक्स में शिफ्ट हुआ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर 1918 के बाद सामने हुई। ये एक मोटा मोटा आइडिया मैंने आपको दिया वर्ल्ड वॉर वन के इम्पैक्ट का। अब बात करें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अगर बात करें, तो अगर क्वेश्चन आपके सामने आएगा 5 नंबर या 10 नंबर में, ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं बन रहा मेरे माध्यम मैं जिस जो मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का रहा है, उसमें 2 मार्कर क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक से नहीं बनता और अभी तक पूछा भी नहीं गया है। हम पूरे लेक्चर को किस तरह पढ़ेंगे? पहले मैं आपको समझाऊंगा पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, मतलब वर्ल्ड वॉर वन का पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ा, वर्ल्ड की पॉलिटिक्स पर। ठीक है, इसके अलग अलग पॉइंट्स हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा इकोनॉमिक डिसरप्शंस क्या हुए, इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर का, वर्ल्ड वॉर वन का जो इम्पैक्ट इकोनॉमिक्स पे रहा, वर्ल्ड इकोनॉमी पे रहा, वो क्या रहा। ठीक है, उसके अलग अलग पॉइंट्स हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद सोशल इम्पैक्ट्स मैं आपको समझाऊंगा कि सोसाइटी के ऊपर वर्ल्ड वॉर वन का क्या इम्पैक्ट रहा, और इस तरह पूरा जो लेक्चर है वो कंप्लीट होगा। और आफ्टर मैथ जो मतलब ये सारे इम्पैक्ट के बाद जो
मेजर आउटकम निकल के आया, मतलब वर्ल्ड किस तरह चेंज हुआ, वो सारी चीज हम यहाँ पर देखेंगे। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज और लीग ऑफ नेशंस वगैरह ये सारी चीजें, और ये लेक्चर यहाँ पर खत्म होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन बन के आता है सबसे पहला, तो वो क्वेश्चन आएगा, या तो सारे इंपैक्ट पूछ लेगा आपसे 10 नंबर में, और अगर 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो वो ये पूछेगा व्हाट इज द पॉलिटिकल इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, जो सबसे पहला पॉइंट आएगा, वो है कोलैप्स ऑफ एम्पायर। जो बड़े बड़े एम्पायर्स थे 1914 से पहले, जो एक कारण भी रहे वर्ल्ड वॉर वन या ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट होने का, वो एम्पायर जो है वो कोलैप्स कर गए। कौन कौन से एम्पायर थे? ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर था सबसे बड़ा, ठीक है। उसके अलावा ऑटोमन एम्पायर था, रशियन एम्पायर था जो यूएसएसआर बना बाद में, और जर्मन एम्पायर्स थे। ये 4 एम्पायर जो है वो कोलैप्स कर गए, और नए जो है वो नेशन स्टेट्स निकलकर सामने आए। और जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज थी यूरोप की, वो चेंज हुई, वो रिड्रॉ हुई। ऑस्ट्रिया अलग हो गया, हंगरी अलग हो गया, ऑटोमन में से तुर्की वगैरह वो सारी चीज़ें अलग हो गई, रशिया जो है वो यूएसएसआर बन गया, जो बाल्टिक देश हैं वो सारे सामने आए, जर्मनी की एक अलग बाउंड्री बनाई गई, और सारा जो वर्ल्ड वॉर वन का पूरा जो मतलब आरोप था एक तरीके से, वो जर्मनी के ऊपर लगाया गया, और उसको ही पूरा पनिशमेंट दिया गया वहां पर। तो ये सारी चीज आई। तो पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशंस में सबसे पहला पॉइंट आपके सामने आता है कोलैप्स ऑफ एम्पायर, और जैसे ही कोलैप्स ऑफ एम्पायर आप लिखेंगे तो आप 4 एग्जाम्पल देंगे। कौन कौन से? ऑस्ट्रियो हंगरी एम्पायर, दूसरा ऑटोमन एम्पायर, तीसरा रशियन एम्पायर, और चौथा जर्मन एम्पायर। ठीक है, ये 4 एम्पायर्स यहां पर कोलैप्स कर गए। अब जब कोलैप्स कर जाएंगे तो नए देश भी तो बनेंगे। ठीक है, जब इंडिया आज़ाद हुआ तो ऐसा तो हुआ नहीं कि भाई वो पार्टीशन, अगर बात की जा रही है इंडिया के पार्टीशन की, तो इंडिया पार्टीशन होगा तो एक और भी तो नया देश बनेगा, पाकिस्तान बनेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से जब बड़े बड़े एम्पायर्स कोलैप्स कर गए तो नए नेशन स्टेट्स की भी फॉर्मेशन हुआ। और वो कौन कौन से देश थे? ऑस्ट्रिया अलग हो गया, हंगरी अलग हो गया, रशिया से यूएसएसआर बना, जर्मनी की डायमेंशन जो है, जो बाउंड्री है वो चेंज हो गई, और इसके अलावा अलग बाल्टिक देश वगैरह वो सारे न्यू नेशन जो है वो सामने आए। एक पहला इंपैक्ट, कोलैप्स ऑफ एम्पायर्स। तो ये 4 एम्पायर्स का नाम आप याद रखेंगे, ऑस्ट्रियो हंगरी, ऑटोमन एम्पायर, रशियन एम्पायर और जर्मन एम्पायर। देन नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम, राइज ऑफ नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद का उदय हुआ वर्ल्ड वॉर वन की समाप्ति 1918 के आसपास, और वो राष्ट्रवाद का उदय जो है वो इंडिया में भी देखने को मिला। आप देखेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की स्टार्टिंग जो है वो 1919 में आपको मिलेगी। ठीक है, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जो है वो यूरोप के अक्रॉस हुए, और जितने भी इन द फॉर्मर एम्पायर्स एज वेरियस एथनिक ग्रुप्स सॉट सेल्फ डिटर्मिनेशन और इंडिपेंडेंस। इंडिया में भी वो लहर आई, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो सकी इंडिपेंडेंस में। लेकिन यूरोप में जो लहर उठी राष्ट्रवाद की, वो सेल्फ डिटर्मिनेशन सामने लेकर आई, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स की, और उनका जो फाइनल आउटकम निकल के आया वो इंडिपेंडेंस था। मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया में भी राष्ट्रवाद का उदय हुआ था 1919 के आसपास, वर्ल्ड वॉर वन जैसे ही समाप्त हुआ। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अपने राइज पर था। ऑटोमन एम्पायर का जब विघटन हुआ तो उसके बाद वो खिलाफत आंदोलन भी यहाँ पर शुरू हुआ, लेकिन और वो चीज़ कन्वर्ट भी होती, वो इंडिपेंडेंस मिलती वर्ल्ड वॉर वन के बाद, वो मिलता, वो इवेंचुअली वो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद मिला हमें, लेकिन वो चीज़ वर्ल्ड वॉर वन के बाद ही हो जाती अगर हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कंटिन्यू रहता। तो अगर गांधी जी चौरा चौरी के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस नहीं लेते तो शायद हमें भी इस पर्टिकुलर उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती, जैसा कि यूरोप में हुआ। ठीक है, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वहाँ पर पूरे यूरोप में फ्यूल हुए, और उसके बाद फॉर्मर एम्पायर्स वगैरह थे, उनमें से विघटन होकर अलग अलग एथनिक ग्रुप्स ने सेल्फ डिटर्मिनेशन के साथ इंडिपेंडेंस हासिल की। तो ये राइज ऑफ नेशनलिज्म जो है वो 1918 के आसपास या 1918 के बाद आप इसको एक राष्ट्रवाद की लहर के रूप में देखेंगे। पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन में पहली चीज कोलैप्स ऑफ एम्पायर्स, और उसी में सब टॉपिक आ जाएगा राइज ऑफ न्यू नेशन स्टेट्स। और सेकंड पॉइंट जो है पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन का, वो है राइज ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का उदय। ऐसी भावनाओं का उदय हुआ कि एक राष्ट्र बनाने वाली भावनाओं का, नेशनल सेंटिमेंट जो है वो यूरोप के आसपास और यूरोप के देशों में फैले, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंडिपेंडेंस उन राष्ट्रों को मिली। आगे बात करते हैं, तो इंडिपेंडेंस मिली, तो इंडिपेंडेंस कौन सी मिली? अगर वो आज़ाद हो गए हैं तो उसके बाद किस टाइप ऑफ पॉलिटिकल जो डायमेंशंस हैं उसमें काम हुआ, तो वो हुआ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की भावना। अभी तक क्या थे? अभी तक एम्पायर्स थे, राजा महाराजा जो थे वो राज कर रहे थे। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर, जर्मन एम्पायर, ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर। लेकिन
जैसे ही यहाँ पर आज़ादी मिली, जैसे ही नेशनल सेंटिमेंट्स हुए, राइज हुए यूरोप में, तो आउटकम क्या निकला उसका? इंडिपेंडेंस। और इंडिपेंडेंस के साथ उन देशों में आई डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जनता का राज। Done? While the war initially seemed to favor authoritarian regimes, it also contributed to the expansion of political principles in some countries. कुछ countries में democratic principles जो है उनका expansion होने लगा, क्योंकि ये दोनों चीजें जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे राष्ट्रवाद का उदय होगा वैसे वैसे उन प्रिंसिपल्स, वो प्रिंसिपल्स पे भी ज्यादा जोर दिया जाएगा जो प्रिंसिपल्स राष्ट्र हित के हैं। ठीक है, राष्ट्रवाद कहलाता ही वो है कि अपने राष्ट्र के बारे में सोचना, पॉजिटिवली सोचना। तो राष्ट्र के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है डेमोक्रेसी, कि लोगों का ही तंत्र वहां पर हो, राजतंत्र नहीं हो, एरिस्टोक्रेसी नहीं हो, ठीक है, ऑटोक्रेसी नहीं हो, डेमोक्रेसी की बात वहां पर की जाती है। जब जब ये सामने आया है किसी भी देश में, तो ये भी उसके साथ आई है। ठीक है, जैसे ही वॉर एफर्ट हुए तो सोशल चेंजेस सामने आने लगे, तो क्या हुआ? डेमोक्रेसी के साथ एक और चीज मिली। ठीक है, तो ये एक चेन रिएक्शन है कि जैसे ही बड़े एम्पायर्स का विघटन होगा तो न्यू नेशन स्टेट्स जो है वो सामने आ जाएंगे। न्यू नेशन सामने आते हैं तो उनमें क्या होगा? नेशनलिज्म। अब एक बार न्यू नेशंस की बात करते हैं। कौन कौन से न्यू नेशंस? ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेक रिपब्लिक, चेकोस्लोवाकिया, ठीक है, युगोस्लाविया, ठीक है, ये सारे जो नेशंस थे ये सामने आए। इसके अलावा पोलैंड जो है वो सामने आता है। पोलैंड और पोलैंड अलग होता है, ठीक है, पोलैंड, युगोस्लाविया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया। इसके अलावा बाल्टिक स्टेट्स जो हैं वो भी न्यू नेशंस की तरह सामने आए। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज वगैरह उन सब से। तो 18 का सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ। एम्पायर्स जब खत्म हुए उसके बाद न्यू नेशंस आए। न्यू नेशंस कौन कौन से? पोलैंड, युगोस्लाविया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया। बाल्टिक स्टेट्स में कौन है? लैटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया। ठीक है, जब ये नए नेशन सामने आए तो इनमें क्या हुई? नेशनलिज्म की भावना उभरी, राष्ट्रवाद की भावना उभरी। राष्ट्रवाद के साथ आया डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, कि हमें अब राजशाही नहीं चाहिए, हमें अब राजतंत्र नहीं चाहिए, अब हमें क्या चाहिए? डेमोक्रेसी। ठीक है, लोकतंत्र चाहिए। और डेमोक्रेसी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सामने है। डेमोक्रेसी तभी होगी जब यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज दिया जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज मतलब आदमी और औरत जो भी अडल्ट हैं, यूनिवर्सल मतलब सभी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेक्स, अडल्ट मतलब 18 से प्लस, और सफरेज मतलब वोटिंग राइट्स। ठीक है, तो ये जो चीजें हुई, ये एक चेन रिएक्शन सामने आया। सारे जो एम्पायर्स थे, 4 एम्पायर कौन कौन से बताए मैंने? ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रियो हंगरी एम्पायर, रशियन एम्पायर, जर्मन एम्पायर, इनका विघटन हुआ। नए नेशन स्टेट सामने आए। कौन कौन से? पोलैंड, युगोस्लाविया, ऑस्ट्रिया हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, बाल्टिक स्टेट्स लाइक लैटविया, लिथुआनिया एंड एस्टोनिया। और इनमें क्या हुआ? राष्ट्रवाद का उदय हुआ। राष्ट्रवाद के साथ लोकतंत्र का उदय हुआ। लोकतंत्र के साथ इनको क्या दिया गया? यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज दिया गया, मेन एंड वुमेन इन सेवरल कंट्रीज। डन? क्लियर होगी बात? अब इसके साथ नई आइडियोलॉजीज सामने आई। कौन कौन सी नई आइडियोलॉजी सामने आई? जैसे ही पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज थी, जैसे कम्युनिज्म, फासिज्म, विच चैलेंज द एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रक्चर्स। तो कम्युनिज्म की भावना जो है, लेफ्ट वगैरह और वो सारी चीजें, वो ये नई आइडियोलॉजीज सामने आई और ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज थी। जैसे ही 1918 का खत्म हुआ, फासिज्म जो है वो सामने आया। ठीक है, तो आपको सीधी सीधी ये बातें यहाँ पर लिखनी। अभी तक हमने क्या पढ़ा? पॉलिटिकल जो इम्पैक्ट पड़ा वर्ल्ड पे आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। पहला, कोलैप्स ऑफ एम्पायर, बता दिया आपको 4 एम्पायर। फिर न्यू नेशन स्टेट्स, वो मैंने आपको बता दिया कौन कौन से न्यू नेशन स्टेट्स बने इन्हीं से हटकर। ठीक है, 1918 में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जितने भी नए नेशंस बने उनमें, और उन्होंने क्या किया? यूरोप के अक्रॉस वो सारे नेशंस थे, नेशनल सेंटिमेंट्स उबाल लिया, नेशनल सेंटिमेंट्स ने, राष्ट्रवाद की भावना ने। और उसी के साथ डेमोक्रेसी का प्रसार वहां पर हुआ, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के साथ। और नई पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज भी वहां पर उभरी, जो की थी कम्युनिज्म की और फासिज्म की। डन? यहां तक क्लियर है सब? आपको ऐसे ही आंसर लिखना है, सीधा सीधा 5 नंबर। ये 5 पॉइंट मैंने आपको बता दिया। इसके साथ ही ग्लोबल पावर शिफ्ट हुई।
इंटरनेशनल स्टेज पर। अगर ये इंटरनेशनल स्टेज है तो पहले यूरोप जो है वो चमक रहा था, सबसे ऊपर यूरोप था, और उसके बाद कौन आया सामने? द वॉर सिग्निफिकेंटली ऑल्टर्ड द बैलेंस ऑफ पावर ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन यहां पर था, यूरोप में बेसिकली ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस था, और इनका दमन हुआ 1918 में, मतलब ये पावर अब सामने नहीं रही। और अब कौन आया सामने? यूएस। क्यों? क्योंकि यूएस एक तरीके से वॉर में बहुत लेट उसने ज्वाइन किया, 1917 में उसने, और यूरोप को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ वर्ल्ड वॉर वन से, तो इसकी वजह से ये तो नेगेटिव में गया, और यहाँ पर धीरे धीरे इसका जो उदय हुआ यूएस का, उसकी वजह से ग्लोबल पावर जो है वो शिफ्ट हो गई वर्ल्ड लेवल। ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट्स emerged as a major world power while the European powers, particularly Great Britain and France, were weakened by the war. जो ग्राउंड जीरो जिसको हम कहते हैं, या वर्ल्ड वॉर वन का जो स्टेज था, वो क्या था? यूरोप था। वहां पर बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन हुई, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस, कैजुअलिटीज वगैरह हुई, जिसकी वजह से ये अब एक ग्लोबल पावर नहीं रहा। और यूएस का जो है वो बाद में वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद आप देखेंगे वहां पर हम इम्पैक्ट, कोल्ड वॉर बिटवीन यूएस एंड रशिया, यूएसएसआर बेसिकली। अभी के लिए क्या हुआ? यूनिपोलर वर्ल्ड का सामने आया। पहले भी यूनिपोलर वर्ल्ड था, यूरोप जो था वो सेंटर ऑफ द वर्ल्ड था, ठीक है, सेंट्रल पावर ऑफ द वर्ल्ड। यूरोप में भी कौन सा? ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस। लेकिन और वर्ल्ड वॉर वन से पहले, ये 1914 की बात है, पर्टिकुलरली 28 जून 1914 से पहले यूरोप था, और उसके बाद भी यूनिपोलर वर्ल्ड ही रहा। अब यूरोप जो है वो पावर नहीं रहा, अब यूएस हो गया 1918 के बाद। लेकिन जब आप वर्ल्ड वॉर सेकंड के इम्पैक्ट देखेंगे तो आपको बायपोलर वर्ल्ड देखने को मिलेगा। एक तरफ यूएसए देखने को मिलेगा और दूसरी तरफ आपको यूएसएसआर देखने को मिलेगा, और इनके बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट होती है। खैर वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड में। अभी के लिए जो मैंने आपको पॉलिटिकल इम्पैक्ट बताए, वो बेसिकली सबसे पहला इम्पैक्ट क्या था कि एम्पायर्स जो थे जितने भी बड़े बड़े, वो कोलैप्स कर गए। कौन कौन से एम्पायर? ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, रशियन एम्पायर एंड जर्मन एम्पायर। और नए जो है नेशन स्टेट्स बने, और पॉलिटिकल बाउंड्रीज यूरोप की जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो गई। नए नेशन स्टेट्स कौन कौन से बने? ऑस्ट्रिया, हंगरी, पोलैंड, बाल्टिक स्टेट्स की बात की जाए चेकोस्लोवाकिया, ठीक है, और बाल्टिक स्टेट्स की बात की जाए तो लैटविया, लिथुआनिया एंड एस्टोनिया। ये सारे जो थे ये नए नेशन स्टेट्स बने। इनमें इन जो नए नेशन स्टेट्स बने यूरोप के अक्रॉस अक्रॉस उसमें राष्ट्रवाद का उदय हुआ, राइज ऑफ नेशनलिज्म वहां पर हुआ। नेशनलिज्म के साथ लोकतंत्र का प्रचार प्रसार हुआ, वहां पर डेमोक्रेसी की भावनाएं जो है, डेमोक्रेसी की जो आइडियोलॉजी है वो जो है उनका फैलाव हुआ। उसके अलावा यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज जो है वो दिया गया। नई आइडियोलॉजीज जो है वो इमर्ज हुई। कौन कौन सी नई पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज? कम्युनिज्म एंड फासिज्म। देन इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट यहाँ पर हमने पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन देखा, दैट वाज शिफ्टिंग ऑफ ग्लोबल पावर। वो यूरोप से शिफ्ट होके यूएस की तरफ हो गई। 1914 में पावरफुल था यूरोप, और 1918 में। देन यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन एक तैयार हो गया यहाँ, ठीक है। डिस्क्राइब द पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन एज इट इज। आपको 5 पॉइंट लिखना है, थोड़ा सा हो गया काम, ठीक है। आपको अगर एक्स्ट्रा पढ़ना है, आपके पास टाइम है बहुत ज्यादा, तो आप वर्ल्ड वॉर वन पूरी पढ़ सकते हैं, लेकिन सिलेबस में सिर्फ इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन है। इसी तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 100%। आगे बात करते हैं इकोनॉमिक डिसरप्शंस, इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें तो सबसे पहली चीज थी इकोनॉमिक डिवास्टेशन। जैसे ही वॉर शुरू हुई तो जितनी भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थी, चाहे वो अलाइड पावर्स हो चाहे वो एक्सिस पावर्स हो, वहां पर इकोनॉमिक डिवास्टेशन हो गया। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा मैसिव डैमेज हुआ। किसको? इंफ्रास्ट्रक्चर को। और इंफ्रास्ट्रक्चर जब भी डैमेज होता है तो ट्रेड डिसरप्शन होने लगे और प्रोडक्शन डिसरप्शन होने लगा। ये बेसिकली कहां पर हुआ? ये बेसिकली सारा काम हुआ यूरोप में, और इसी की वजह से ये पावर जो है वो डिक्लाइनिंग फेज में शुरू हुई 1914 में, और 1914 से डिक्लाइन होते होते 1918 में जब वर्ल्ड वॉर नवंबर में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ, तब आपको देखने को मिला कि यूरोप अब वर्ल्ड पावर नहीं रहा, यूएसए ने उसकी जगह ले ली। उसका मेजर जो पॉइंट था वो इकोनॉमिक डिवास्टेशन था, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग थी, जो सरकारी खर्च था, वो भी काफी हद तक बढ़ा। ये एक इकोनॉमिक पॉइंट था, ठीक है। क्यों बढ़ा? क्योंकि युद्ध में मिलिट्री ऑपरेशंस होंगे, और मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए आपको फंड्स चाहिए होते हैं, आपको कैपिटल चाहिए होता है बहुत ज्यादा। वॉर लेड टू अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन मिलिट्री ऑपरेशंस।
which was financed through war loans, increased taxes and the introduction of income tax in some countries. ये जो income tax की भावना है ना, जो income tax आधा भर रहे हैं, ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? वर्ल्ड वॉर वन से शुरू हुई थी। ठीक है, एक यूरोपियन पावर्स का सबसे मेजर पॉइंट ये भी था कि यूरोप जब बिल्कुल 1918 के बाद बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ, तो उन्होंने लोन्स लिए। ठीक है, वॉर चल रही थी तब तो लोन लिए ही गए, लेकिन वॉर के बाद भी जो वापस उसको मैनेज करना था सारी चीज़ों को, उसके लिए भी लोन लिए गए, और वो लोन मेजर तरीके से यूएसए या रशिया ने दी, यूएसए ने मेजर वर्ल्ड वॉर वन। उसकी वजह से क्या हुआ, लोन लिए गए हैं तो लोन चुकाने पड़ेंगे, इंक्रीज टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, मिलिट्री ऑपरेशंस में गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ेगी। अगर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग मिलिट्री ऑपरेशंस में बढ़ेगी तो गवर्नमेंट उसका जो वसूली है वो किससे करेगी? आम नागरिक से करेगी। कैसे करेगी? टैक्स के रूप में। टैक्सेस जो है वो बढ़े, चाहे वो इनकम टैक्स हो या और कोई टैक्स। ठीक है, वॉर लोन वगैरह चुकाने थे तो उसके लिए भी टैक्स ही बढ़ेगा। पहली चीज तो ये हो गई, इकोनॉमिक डिवास्टेशन सामने आया। दूसरा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ी, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग का रिजल्ट क्या हुआ? टैक्स, आम जनता के ऊपर कर लगाए गए, और इनकम टैक्स भी उनमें से इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक डायमेंशंस थे वर्ल्ड वॉर वन के। इसके अलावा हम बात करें तो इकोनॉमिक क्राइसिस आई, और ये जो ग्रेट डिप्रेशन था ये 1930 में जाके इसने अपना पूरा एक वास्ट स्वरूप जो है वो सामने आया। जो चीज़ शुरू कहाँ से हो गई थी? वॉर से शुरू हो गई थी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जब भी होगी, जब भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा होगी या वॉर की सिचुएशन क्रिएट होगी, तो सबसे पहला इकोनॉमिक आउटकम जो सामने आएगा वो आएगा इन्फ्लेशन। मुद्रा स्फीति की दर जो है वो आसमान छू जाएगी। ठीक है, जनरली मुद्रास्फीति 4% 6% रहनी चाहिए, लेकिन वॉर की सिचुएशन में अगर ये 10% हो जाती है, 20% हो जाती है, या 50% तक भी हो जाती है, तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है इसमें। जैसे ही इन्फ्लेशन होगा तो इन्फ्लेशन का आउटकम क्या होगा? इकोनॉमिक क्राइसिस। ये एक चेन रिएक्शन फिर वहां से यहाँ से शुरू होता है कि इकोनॉमिक वॉर शुरू हुआ, वॉर से गवर्नमेंट स्पेंडिंग शुरू हुई, टैक्स शुरू हुए, टैक्स के साथ इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुरू हुई, इन्फ्लेशन शुरू हुआ, और इन्फ्लेशन से क्या हो गया? द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s जो है वो सामने आई। अब वही बात जो मैंने आपको यहाँ पर बताई कि यूरोप में अगर कोई क्राइसिस आ रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ रही है, तो वो लोन लिए गए, वॉर लोन्स की बात जो यहाँ की गई थी, और वो लोन किसने दिए? यूएसए ने दिए। यूएसए वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रेडिटर बना उस टाइम, लोन देने वाला बना उस टाइम। और यही बात सामने अपने नेक्स्ट पॉइंट में आ रही है, राइज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एज ए क्रेडिटर नेशन। वो व्यक्ति हमेशा पावरफुल होगा जो किसी और को लोन देगा। आरबीआई हमेशा पावरफुल रहता है क्योंकि वो बाकी सारे छोटे को लोन देता है। ठीक है, जो भी क्रेडिटर होगा वो हमेशा पावरफुल होगा, और इस पॉइंट की वजह से भी जो ग्लोबल पावर शिफ्ट है वो सामने आया कि यूरोप से जो पावर है वो शिफ्ट हो गई 1914 से लेकर 1918, 5 साल में ही। वो चीज, ये एक पॉइंट जो है मेजर रोल जो है वहां पर प्ले करता है। The war saw the United States become a major creditor nation as European countries accumulated debts to the US during war. European countries जो थे वो वॉर लड़ रहे थे, और वॉर के चक्कर में इतना ज़्यादा लोन हो गया, और वो सारा लोन कहाँ से लिया गया? यूएस से लिया गया, और यूएस जो है वो सबसे बड़ा क्रेडिटर नेशन जो है वो उभर कर सामने आया। ठीक है, तो आप देखेंगे कि सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हुई चल रही हैं, एक के बाद एक के बाद एक हो रहा है काम। कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वहाँ पर शुरू हुई, इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुरू होते ही गवर्नमेंट स्पेंडिंग शुरू हुई, गवर्नमेंट ने जितना ज़्यादा स्पेंड किया उतना ज़्यादा लोन लिया, जितना लोन लिया उतना टैक्स वसूल किया लोगों से, टैक्स वगैरह बढ़े, लोन वगैरह बढ़े, मिलिट्री ऑपरेशंस वगैरह ज़्यादा हुए, जिसकी वजह से यहाँ पर इन्फ्लेशन आई, और इन्फ्लेशन की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिली 1930 में। ठीक है, वो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते वो 1930 में उसने एक व्यापक स्वरूप अपना लिया, द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। लोन्स लिए गए तो लोन्स किसने दिए? यूनाइटेड स्टेट्स ने दिए, और यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रेडिटर नेशन बन के अगर यूरोप को दिए गए। उसके बाद शिफ्टिंग इकोनॉमिक सेंटर्स, वही वाली बात, जो पॉलिटिकल पावर्स जो है वो चेंज हुई, वैसे ही इकोनॉमिक सेंटर्स भी हैं वो चेंज हो गए। 1940 तक जो इकोनॉमिक सेंटर ऑफ द वर्ल्ड था वो था यूरोप। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन मेजरली हम बात करें, क्योंकि उस टाइम ये कहा जाता था कि द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर में कभी भी सूर्य अस्त नहीं होता, उनकी इतनी कॉलोनीज हैं कि कहीं ना कहीं तो सूरज होगा ही आसमान में, चाहे या तो इंडिया में होगा, या ब्रिटेन में होगा, या अफ्रीका में। ठीक है, तो द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर। तो जो
ग्लोबल इकोनॉमिक पावर थी 1914 के आसपास, 1914 के आसपास, वो यूरोपियन कंट्रीज थी, ग्रेट ब्रिटेन मान ले आप, चाहे फ्रांस मान ले। लेकिन इसके बाद 1918 के बाद ये इकोनॉमिक जितने भी प्रॉब्लम्स आए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो एक मेजर इकोनॉमिक पावर। आप देखेंगे कि 1914 से 1918 तक यूरोप का तो हो रहा है खर्चा, ठीक है, प्लस यूरोप ले रहा है लोन, लेकिन यूएसए जो है वो लोन दे रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट भी वसूल करेगा, साथ में वेपन्स भी दे रहा है, और नुकसान यूएसए का कोई हो नहीं रहा। अगर यूएसए लड़ भी रहा है तो वो जाके कहां लड़ रहा है? यूरोप में जाके लड़ रहा है। द स्टेज ऑफ वर्ल्ड वॉर वन इज यूरोप, नॉट यूएसए। सारी चीजों में नुकसान जो है वो यूरोप का होता रहा और फायदा जो है वो यूएसए का होता रहा। ये इंपैक्ट था वर्ल्ड वॉर वन का। अभी तक हमने पॉलिटिकल इंपैक्ट समझे, इकोनॉमिक इंपैक्ट समझे। अब हम बात करते हैं सोशल इंपैक्ट की, और सबसे मेजर सोशल इंपैक्ट की बात की जाए तो वो था मास कैजुअलिटीज। मिलियंस ऑफ लोग जो है वो मारे गए, आप गिनती नहीं कर सकते कितने मिलिट्री कैजुअलिटीज थी, कितनी सिविलियन कैजुअलिटीज थी। दोनों ही तरह से यहाँ पर प्रॉब्लम हुई, और इसकी वजह से वाइड स्प्रेड ग्रीफ, ट्रॉमा और डिसइल्यूजनमेंट यहाँ पर सामने, ये एक सबसे बड़ी चीज जो है वो सामने आई। अब यहाँ एक देखने वाली बात है कि अगर मिलिट्री कैजुअलिटीज होंगी और सिविलियन कैजुअलिटीज होगी, तो वो सबसे ज्यादा अगर किसी की होगी तो वो मेन की होगी। अब इससे सोशल इंपैक्ट क्या सामने आया कि मेन जो है वो, उनकी डेथ हुई, कैजुअलिटी हुई। अब फैमिली में कौन है? वाइफ है और बेबी है, ठीक है। बेबी मतलब चाइल्ड, बेबी हटा देते हैं, बेबी वर्ड जो है वो मल्टी डायमेंशनल तरीके से, कुछ कुछ लोग जो हैं एस्पिरेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि विमेन और बेबी को आप अलग अलग लिख रहे हो, विमेन चाइल्ड लिख देते हैं अपन, है ना। तो मेन अब नहीं है, घर किसको चलाना है? विमेन को चलाना है। तो विमेन क्या है? वर्क फोर्स का हिस्सा बनने लगी, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, बर्थ रेट जो है उसमें डिक्लाइन होना शुरू हुआ 1918 के बाद, क्योंकि मैन ही नहीं है तो और चिल्ड्रन कैसे होंगे? द हाई नंबर ऑफ कैजुअलिटीज एंड द डिसरप्शन कॉज्ड बाय द वॉर लेड टू डिक्लाइन इन बर्थ रेट्स इन मेनी कंट्रीज। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको कि अब मैन नहीं है, इनकी कैजुअलिटीज हो चुकी है, तो कमाएगा कौन? विमेन कमाएगी। तो आप इंटरनेशनल लेवल पे देखें या बेसिकली यूरोप में देखें तो सबसे ज्यादा वर्कफोर्स का हिस्सा जो है वो विमेन नजर आया 1918 से लेकर 1930 तक आसपास आप देखें तो, ठीक है। और इसी के साथ ही जिनके एक चाइल्ड था वो एक ही चाइल्ड रहा, क्योंकि जो सेक्स रेशियो था वो भी बहुत ज़्यादा डिसरप्ट हो गया। मैन अब रहे नहीं बहुत ज़्यादा, 1 मिलियन से भी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई और डिक्लाइन इन बर्थ रेट। पहली चीज़, पहला पॉइंट जो आया सामने सोशल इम्पैक्ट का, वो है मास कैजुअलिटीज़। दूसरा, मैंने आपको हिडन पॉइंट बता दिया कि मास कैजुअलिटीज सबसे ज़्यादा मैन की ही हुई। भाई मिलिट्री में तो मैन हुए ही, और सिविलियन में मैन एंड वुमेन दोनों हुए, तो मेजरली यहाँ पर मैन हो गया। अपन मैन को लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ ये कैजुअलिटी हुई तो वर्क फोर्स का हिस्सा किसे बनाया गया? विमेन को बनाया गया। बनाया क्या गया? वो खुद ही वहां पर पार्टिसिपेट होने लगे अपने आप ही, क्योंकि घर तो चलाना ही है, फैक्ट्रीज जो हैं वो भी चलेंगी, तो उनको उनको भी लेबर चाहिए, और जो विमेन है उनको काम करना ही करना है। और इसकी वजह से क्या हुआ? बर्थ रेट जो है, जो जन्म दर है यूरोप की, वो भी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुई। यूरोप ही नहीं, रशिया वगैरह जो वॉर थे बेसिकली वर्ल्ड वॉर वन में। अब ये देखिए थर्ड पॉइंट सामने आ गया, इंक्रीज रोल ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स, जो मैंने हिडन पॉइंट बताया था वही पॉइंट यहाँ सामने आ रहा है। द वॉर एफर्ट लेड टू द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वुमेन एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज को चालू रखना है, काम होता रहेगा, आदमी नहीं है तो औरत काम करेंगी, औरत नहीं है तो बच्चे काम करेंगे, लेकिन वो काम चलता रहेगा। और इसी वजह से कि जो मास कैजुअलिटीज हुई, उनकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ वुमेन जो है वो एम्प्लॉयड हुई फैक्ट्रीज में, या फिर और अदर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में एम्प्लॉयड हुई, एस मैन वर मोबिलाइज्ड फॉर मिलिट्री सर्विस। अब क्या हुआ देखो, आप समझने की कोशिश करो, कैजुअलिटी होने से पहले भी अगर मैन जो है वो मिलिट्री सर्विस के लिए चले गए हैं, तो इवेंचुअली घर किसको चलाना है? अब विमेन को ही चलाना है, और फैक्ट्रीज भी किसको चलानी है? विमेन को चलानी है। तो इस तरह से ये सारी चीजें यहाँ पर सामने आई। और विमेन जो है, जब भी विमेन को आप एम्पावर करेंगे, उनके हाथ में पैसा आएगा, उनके शिक्षा उनके आसपास रहेगी, वो अपने राइट्स को पहचानेगी, तो वो एम्पावर होंगी। फेमिनिस्ट भावनाएं जो है वो उनके अंदर, और ये अच्छा भी है, ठीक है। तो उनके अंदर वो फेमिनिस्ट भावनाएं जो है वो जागृत होंगी, और एक अलग सी लहर जो है वो सामने आती हुई दिखेगी आपको थोड़े टाइम में, जैसे ही विमेन जो है वो वर्कफोर्स का हिस्सा हुई, ठीक है। एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं ना, तो सिर्फ वो बातों से नहीं होता।
एम्पावरमेंट अगर वुमेन की जब भी बात की जाएगी तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आएगा एजुकेशन, एंड सेकंड पॉइंट आएगा मनी इन द हैंड। और मनी जो है वो वर्कफोर्स का हिस्सा होने पर महिलाओं के पास आई, वो एम्पावर हुई, वो स्ट्रांग हुई। ठीक है, अब घर उनको चलाना है। ठीक है, तो हर डायमेंशन से वुमेन जो है वो स्ट्रांग हुई, और सोशल चेंज यहाँ पर देखने को मिला। नए मूवमेंट्स जो है, नए आंदोलन जो है वो यहाँ पर देखने को मिले। सोशल इम्पैक्ट ये यहाँ पर सामने आ रहा है। ठीक है, पहला क्या हुआ, मास कैजुअलिटी हुई। अब ये भी पॉइंट टू पॉइंट ही चल रहा है, लगातार चेन ही चल रही है ये। मास कैजुअलिटीज हुई, इसके चक्कर में डिक्लाइन इन बर्थ रेट हुआ, इसके चक्कर में इंक्रीज रोल ऑफ वुमेन हुआ वर्ल्ड वर्कफोर्स में। और ये जो औरतें जो काम कर रही है वर्कफोर्स में, इसकी वजह से ये एम्पायर हुई। और एम्पायर होने पर क्या होगा, द वॉर कंट्रीब्यूटेड टू सोशल चेंज इंक्लूडिंग द राइज ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट सच एज फेमिनिस्ट मूवमेंट। मैं वही बात कह रहा था और वही बात सामने आई, विच गेन्ड मोमेंटम एज वुमेन्स रोल इन सोसाइटी एक्सपेंडेड। ठीक है, जैसे ही विमेन जो है वो एम्पायर हुई, वैसे ही उन्हें अपने राइट्स के बारे में पता चला, उन्हें पता चला कि हम कितने पावरफुल हैं, हम कितने स्ट्रांग हैं। और उसी के साथ जो है नए सोशल मूवमेंट्स जो हैं वो सामने आए। कौन से, फेमिनिस्ट मूवमेंट सामने आए। देन इस तरह से यहाँ पर सारा काम, आगे चलें। एक बार इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करूंगा। सोशल इम्पैक्ट क्या था, मास कैजुअलिटी हुई, उसके बाद डिक्लाइन इन बर्थ रेट हुआ, इंक्रीज रोल ऑफ वुमेन इन वर्क फोर्स हुआ, और सोशल चेंज एंड राइज ऑफ न्यू। क्लियर, आगे चलें, यहाँ तक सब क्लियर। पॉलिटिकल इम्पैक्ट हमने पढ़ लिया, इकोनॉमिक इम्पैक्ट हमने पढ़ लिया, और सोशल इम्पैक्ट भी मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हम आगे पढ़ेंगे वो माइनर चीज होगी। लेकिन 10 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आएगा तो ओवरऑल इम्पैक्ट आपसे पूछा जाएगा। और अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो वो सिर्फ या तो आपसे पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन पूछेगा, या इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन पूछेगा, या फिर सोशल इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन पूछेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको आपका आंसर फ्रेम करके लिखना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 50 वर्ड्स में आपको 5 पॉइंट लिख दोगे, आपको नंबर बढ़िया मिल जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक, आगे चलें। आगे चलते हैं, बस ये होने ही वाला है चैप्टर, लगभग हो गया, 2 स्लाइड और बची हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्प्रेड ऑफ न्यू डिजीजेस। 1914 के आसपास आपने सुना हो तो एक पेंडेमिक आया था। अभी 2020 में जो कोविड आया था, उससे बहुत हाई रेट में स्प्रेड हुआ था स्पेनिश फ्लू पेंडेमिक। और उस पेंडेमिक के स्प्रेड होने का जो मेन कारण था वो ये था कि सोल्जर्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत ज़्यादा उनका मूवमेंट हुआ, और वो अपने साथ जहाँ भी गए वो क्या लेके गए, स्पेनिश फ्लू। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का एक इम्पैक्ट, जो सोशल इम्पैक्ट की हम बात कर रहे हैं, उसमें स्प्रेड ऑफ न्यू डिजीज हुआ। मास मूवमेंट ऑफ सोल्जर्स एंड सिविलियंस ड्यूरिंग द वॉर फैसिलिटेटेड द स्प्रेड ऑफ न्यू डिजीजेस सच एज स्पेनिश फ्लू पेंडेमिक। ठीक है, और इस पेंडेमिक की वजह से भी बहुत सारे मिलियंस ऑफ डेथ जो है वो वर्ल्ड वाइड हुई। ठीक है, तो ये भी सोशल इम्पैक्ट में ही आ जाएगा। स्पेनिश फ्लू आप नाम याद रख लीजिए, सीधे सीधे आपको ये नाम है। और किसकी वजह से हुआ ये, सोल्जर्स और सिविलियंस का जो मास मूवमेंट हो रहा था, उसकी वजह से स्पेनिश फ्लू ना सिर्फ हुआ, वो तो होने ना होने का कारण तो अलग है, लेकिन स्प्रेड जो हुआ उसका कारण ये था मास मूवमेंट ऑफ सोल्जर्स एंड सिविलियंस। जैसे कि कोविड-19 को रोकने के लिए क्या किया गया, मूवमेंट बंद कर दिए गए। ठीक है, लेकिन यहाँ तो वॉर चल रही थी, वॉर में मूवमेंट थोड़ी बंद करेंगे, वॉर में तो एक्सेसिव मूवमेंट होता है। उस वजह से क्या हुआ, जो स्पेनिश फ्लू ऑलरेडी था वो एक्सपोनेंशियली जो है वो स्प्रेड हो गया। इसके अलावा 2 चीज़ें और हुई। ये 2 जो पॉइंट मैंने लिखे हैं यहाँ पर, ये दोनों 360 डिग्री अलग अलग है। 180 डिग्री, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। कैसे जा रहा है इधर, कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ, वैसे ही राष्ट्रवाद की भावना जो है वो उदय हुई। राष्ट्रवाद मतलब कि ये मेरा देश है, ठीक है, और इस देश से मुझे बहुत ज्यादा प्रेम है। डन, अच्छी बात है, करो प्रेम, डेमोक्रेसी वगैरह वो सारी बातें, देशवासियों से प्रेम, देश के कल्चर से प्रेम, देश की लैंग्वेज से प्रेम, वो सारी चीज़ें सामने आई, जो कि एक अच्छी बात थी। लेकिन इसके साथ एक नेगेटिव चीज़ ये सामने आई कि हमारे देश में जितना भी डैमेज हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ ड्यू टू वर्ल्ड वॉर वन, वो इन आसपास के देशों के जो ये जो वर्ल्ड वॉर वन हुआ, इनमें जो आसपास के देशों का जो रोल था, इनकी वजह से हुआ, और हमें इनसे नफरत है। इसे कहते हैं जिनोफोबिया। ठीक है, कि दूसरे एथनिसिटी के लोगों से जो नफरत होती है, या दूसरे नेशनलिटी के लोगों से जो नफरत होती है, उसे कहा गया जिनोफोबिया। तो ये दोनों चीजें एक साथ चली। जैसे जैसे राष्ट्रवाद बढ़ा, जैसे जैसे खुद के देश से प्रेम बढ़ा, वैसे वैसे ये बातें समझ में आने लगी कि हमारे देश को जो भी नुकसान हुआ वर्ल्ड वॉर वन में,
वो आसपास के जो जितने भी देश थे उनकी वजह से हुआ। जो एक्सेस पावर्स थी उनको अलाइड पावर से नफरत होने लगी, और अलाइड पावर जो थी उनको एक्सेस पावर से नफरत होने लगी। द वॉर ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ नेशनलिस्ट एंड जीनोफोबिक सेंटिमेंट्स। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स भी राइज हुए कि भाई हमें अपने राष्ट्र से प्रेम है, और जीनोफोबिक सेंटिमेंट्स भी राइज हुए कि हमें पड़ोसी देश जो भी इस वॉर में हमारे अगेंस्ट थे उनसे हमें नफरत है। जितने भी फॉरेनर्स जो भी आए सामने, या माइनॉरिटी ग्रुप्स जो सामने आए, उनको ब्लेम किया गया किसके लिए? वर्ल्ड वॉर वन के लिए। और ये एक सोशल इम्पैक्ट, बहुत बड़ा सोशल इम्पैक्ट जो है सामने आया। ठीक है, तो यहाँ से हमने तीनों चीज़ें समझ ली, तीनों चीज़ें पढ़ ली। किस तरह पॉलिटिकल इम्पैक्ट हुआ वर्ल्ड वॉर वन के बाद, 1918 के बाद, किस तरह इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ, और किस तरह सोशल इम्पैक्ट हुआ। डन। सोशल इम्पैक्ट में हमने क्या क्या देखा? मास कैजुअलिटीज हुई, बर्थ रेट डिक्लाइन हुई, वुमेन का वर्क फोर्स में इंक्रीज रोल हुआ, सोशल चेंज सामने आया, फेमिनिस्ट मूवमेंट वगैरह, राइज ऑफ अन्य मूवमेंट जो थे वो सामने आए। इसके अलावा लेबर मूवमेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। पॉइंट यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन लेबर मूवमेंट्स भी एक साइड साइड बाय साइड चल रहा था, वो इसी उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, वेज वगैरह के लिए इंडस्ट्री एक्ट्स वगैरह बनाए गए। स्प्रेड ऑफ न्यू डिजीज, स्पेनिश फ्लू आप यहाँ पर याद रखेंगे। राष्ट्रवाद का उदय हुआ, अपने अपने राष्ट्र से तो प्रेम, और बाकी राष्ट्र से जो है फॉरेनर्स वगैरह से है नफरत होने लगी, क्योंकि उनको ब्लेम किया गया वर्ल्ड वॉर वन के लिए। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया, मेन पॉइंट कंप्लीट हो गया। लेकिन वर्ल्ड वॉर वन जैसे ही खत्म होती है, उसके बाद दो मेजर इवेंट्स और होते हैं, और उनका भी एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट जो है वो पूरे वर्ल्ड पर देखने को मिलेगा। इसमें से पहला है लीग ऑफ नेशंस की स्थापना, और दूसरा ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। वर्ल्ड वॉर वन की जो फॉर्मल एंडिंग जो हुई, कि ये घोषणा की गई कि बस अब वर्ल्ड वॉर वन जो है वो खत्म हो गई है, वो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज से हुई। कि जैसे ही ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हुई, इसका मतलब वर्ल्ड वॉर वन जो है वो खत्म हो गई। और इसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी देश को हुआ तो वो था जर्मनी। और जर्मनी जो है वो इस आग में, इस ह्यूमिलिएशन की आग में जलता रहा, कि वर्ल्ड वॉर वन का पूरा जो नेगेटिव पॉइंट है, या पूरा जो उसका आरोप है कि भाई वर्ल्ड वॉर वन किसकी वजह से हुई, वो पूरी चीज जो है वो जर्मनी के ऊपर डाल दी गई। पूरा आरोप जर्मनी के ऊपर लगा दिया गया, और ट्रीटी ऑफ वर्सरीज में बहुत ज्यादा हार्श टर्म्स जो है वो जर्मनी के खिलाफ लगाए गए। जर्मनी की टेरिटरी जो है वो लॉस हुआ। ठीक है, टेरिटोरियल लॉस हुआ, उससे कई जो जगह है वो वहां पर ले ली गई। इसके अलावा डीमिलिटराइजेशन का एक आदेश दिया गया, कि आपको डी मिलिटराइजेशन किया जाएगा, कि वहां से आपको एयरफोर्स नहीं रखनी, आपको अपनी जो आर्मी है उसको एक लिमिट तक ही रखना है। वो सारी चीजें वहां पर हुई। इसके अलावा लार्ज रिपरेशन पेमेंट जो है वो जर्मनी को दिए गए, कि आपको सालाना इतने पैसे जो है वो चुकाने पड़ेंगे, और जर्मनी काफी टाइम तक वो पे करता रहा। जो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज थी वो पूरी तरह अगेंस्ट थी किसके? जर्मनी के। और इसी ह्यूमिलिएशन की वजह से हिटलर ने बाद में वर्ल्ड वॉर टू को जन्म दिया। ये भी सिलेबस में नहीं है वर्ल्ड वॉर टू क्यों हुई, कैसे हुई, क्या हुआ, लेकिन हमारे सिलेबस में है वर्ल्ड वॉर टू का इम्पैक्ट। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। This treaty contributed to the resentment in Germany and was seen by many as a major cause of rise of the Nazi Party. हिटलर की नाजी पार्टी का राइज हुआ इसी ह्यूमिलिएशन की वजह से। ये जो रिसेंटमेंट सामने आया जर्मनी का, ये एक मेजर कॉज था हिटलर की नाजी पार्टी के उदय का, और वर्ल्ड वॉर सेकंड के होने का। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज मैंने आपको बताया किस तरह से क्या क्या हुआ, जर्मनी को लॉस झेलना पड़ा यहाँ पर, हार्श टर्म्स जितनी भी थी ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के, और उसकी वजह से वर्ल्ड वॉर टू का राइज हुआ। ठीक है, लेकिन ये सिलेबस में नहीं है। वर्ल्ड वॉर वन के इम्पैक्ट के रूप में आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड वॉर टू के राइज जो है वो हमने सिलेबस में नहीं है। इसके अलावा लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई। बहुत ही अच्छी सोच के साथ ये चीज शुरू हुई, लेकिन ये इतना काम नहीं कर पाई, क्योंकि लीग ऑफ नेशंस का जो काम था वो बैकफायर तब कर गया जब वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हुई। तो कोई मतलब ही नहीं रहा इस पर्टिकुलर ग्रुप का। लीग ऑफ नेशंस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था जो वॉर के बाद बनाया गया, और इसका जो मेन मोटिव था वो ये था कि इसको इस तरह से डिजाइन किया गया कि इसको फ्यूचर में जितने भी वॉर हैं उनको रोका जाए। किसके द्वारा? डिप्लोमेसी के द्वारा और कलेक्टिव सिक्योरिटी के द्वारा। लेकिन आप देखेंगे कि फ्यूचर में जब वर्ल्ड वॉर टू होता है, अगर कोई वॉर हो गया तो इसका ऑब्जेक्टिव ही फेल हो गया। ये पूरी तरीके से लीग ऑफ नेशंस में जो लूप होल है वो सामने आए जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट होता है। ठीक है, हाउएवर द लीग वाज अल्टीमेटली अनसक्सेसफुल इन प्रिवेंटिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड। ठीक है, कि लीग ऑफ नेशंस से वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है वो नहीं रोकी गई, तो लीग ऑफ नेशंस खत्म हो गए। के बाद उसको
अब यूनाइटेड नेशंस में आप जब वर्ल्ड वॉर सेकंड जब पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड, तो उसमें यूनाइटेड, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा ये समझाने की कोशिश की कि वर्ल्ड वॉर वन के इम्पैक्ट क्या हुए 1914 और से लेकर 1918 में क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, डजेंट मैटर। 1914 से पहले वर्ल्ड वॉर वन कैसे स्टार्ट हुआ, डजेंट मैटर। आपके सिलेबस में सिर्फ ये है कि 1918 के बाद वर्ल्ड में क्या क्या चेंजेस आए ड्यू टू वर्ल्ड वॉर वन, जो मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से समझाने की कोशिश की। देन ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के बारे में मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ये जो वर्ल्ड वॉर सेकंड वाला लेक्चर होगा उसमें मैं आपको ट्रीटी ऑफ वर्सलीज की अलग अलग जो पॉइंट्स हैं वो समझा दूंगा। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आरपीएससी पूछ सकता है क्योंकि एक इम्पैक्ट था वर्ल्ड वॉर वन का। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज बनाई गई, लेकिन उसका मेन जो इम्पैक्ट सामने आया वो जर्मनी की के ऊपर हार्श टर्म्स थे। उनकी टेरिटरीज जो हैं, कई एरियाज जो थे जर्मनी के, कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज वगैरह भी थे, वो भी लिए गए, आसपास के देशों को दिया गया। इसके अलावा मिलिट्री को लिमिट किया गया कि आप इससे ज़्यादा मिलिट्री नहीं रख सकते। एयरफोर्स को बैन किया गया, नेवल शिप्स वगैरह को बैन किया गया, और तमाम वो चीज़ें की गई जिससे जर्मनी को नेगेटिवली इफेक्ट हो, ठीक है। और सबसे बड़ी जो चीज़, सबसे घातक चीज़ जो हो गई वो ये था कि सालों तक जर्मनी रिपेरेशंस पेमेंट जो है वो करता रहा लार्ज अमाउंट में, ठीक है। तो इस तरह से जर्मनी ने बदला लिया वर्ल्ड वॉर टू को स्टार्ट करके, नाजी पार्टी, हिटलर की नाजी पार्टी ने, और ये सारी चीज़ें सामने आती है। तो मेजर तरीके से आज के लेक्चर में हमने इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन जो है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। मैंने इसमें आपको एक मोटा मोटा आइडिया दिया कि किस तरह 28 जून 1914 में वर्ल्ड वॉर टू शुरू होती है, किस तरह कोलैप्स ऑफ एम्पायर होते हैं। फिर हमने पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशंस देखे, उसमें कोलैप्स ऑफ एम्पायर्स पढ़ाया, किस तरह से नए नेशंस बने, किस तरह से राष्ट्रवाद का उदय हुआ, लोकतंत्र का उदय हुआ, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज दिया गया, और नई आइडियोलॉजीज कौन कौन सी, कम्युनिज्म और फैसिज्म जो है वो स्टार्ट होती है। उसके बाद ग्लोबल पावर शिफ्ट होती है यूरोप से अमेरिका की तरफ। इकोनॉमिक डायमेंशंस मैंने आपको समझाने की कोशिश की, चाहे वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो, चाहे वो लोन्स हो, इकोनॉमिक डिवास्टेशन हो, इन्फ्लेशन हो, इकोनॉमिक क्राइसिस हो। यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो एक क्रेडिटेड नेशन की तरह उभरा और अल्टीमेटली इकोनॉमिक पावर की तरह उभरा। वो सारी चीज़ें मैंने इकोनॉमिक डायमेंशंस में पढ़ा है। उसके बाद सोशल इम्पैक्ट्स आपको पता ही है, मास कैजुअलिटीज़ हुई, विमेन जो है वो वर्कफोर्स में सामने आई, बर्थ रेट जो है उसमें बहुत ज़्यादा, जन्म दर जो है उसमें बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला। उसके बाद विमेन वर्कफोर्स में सामने आई, नए मूवमेंट्स, राइज ऑफ सोशल चेंज हुआ। जब जो मेन थे वो काम करने जाते थे, अब विमेन काम करने जाने लगी, वो एम्पावर होने लगी, और फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है वो सामने आने लगे, और विमेन का जो रूल्स थे वो एक सोसाइटी में उन्होंने मोमेंटम गेन किया। इसके अलावा स्पेनिश फ्लू जो है वो बहुत ज़्यादा तेजी से राइज हुआ 1914 से लेकर 1918-20 तक। स्पेनिश फ्लू को मिला, और एक्सपोनेंशियली राइज होने का सीधा सीधा कारण ये था कि सोल्जर्स और सिविलियंस के मास मूवमेंट्स वहां पर हुए, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रवाद का उदय हुआ, और जैसे ही राष्ट्रवाद यानी राष्ट्र प्रेम का उदय हुआ, वैसे ही दूसरे राष्ट्रों से जो वर्ल्ड वॉर वन में विपक्ष में थे उनके खिलाफ जो है वो नफरत होने लगी, उनको ब्लेम किया गया फॉरेनर्स को, और ये आपसी हर नेशन में ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिला। डन। तो इसी के साथ वर्ल्ड वॉर वन का जो इम्पैक्ट है वो मैंने आपको पूरी तरह डिटेल में समझा दिया है। इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। रिवीजन आप इसका कर लीजिएगा, राइटिंग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड। इसी तरीके से डिजाइन होके आएगा लेक्चर, पॉलिटिकल डायमेंशंस, इकोनॉमिक डायमेंशन, सोशल डायमेंशंस, और उसमें 2-3 डायमेंशंस और ऐड होगी, जैसे मिलिट्री डायमेंशंस वगैरह और वो सब, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन इसमें से बनेगा, तो इसका भी रिवीजन कर लीजिएगा। वर्ल्ड वॉर टू का लेक्चर जो है वो देखना ना भूलिएगा, मैं 1-2 दिन में उसको भी अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, बस तैयारी करते रहो, मेहनत करते रहो, सफलता कदम चूमेगी आपकी। थैंक यू।